दोस्तों, गदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी थी आज से 22 साल पहले अनिल शर्मा जी ने, जो कि निर्माता निर्देशक के रूप में जाने जाते हैं। उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे विकिपीडिया और आईएमडीबी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में। दोस्तों, 1980 से ये कार्यान्वित हैं अपने कामों में और अभी तक आ रहे हैं। गदर एक प्रेम कथा इन्होंने 2001 में जो बनाई थी, ब्लॉकबस्टर थी आर टाइम, अपने बनाई थी। वो फिल्म भी ठीक थी। 2007 में हुकूमत जैसी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म उन्होंने धर्मेंद्र के साथ दी थी जब वो 60 साल के थे। ये 3 फिल्मों के कारण ये काफी जाने जाते हैं। फिल्में इन्होंने काफी बनाई हैं। लगभग 18 फिल्मों का इन्होंने निर्माण किया है दोस्तों। और इनकी शादी हुई थी 1992 में सुमन जी से। लड़का इनका एक है उत्कर्ष शर्मा, जिसकी एक फिल्म पहले आई थी जीनियस, वो भी इन्होंने निर्माण किया था। फिल्म का निर्माता निर्देशक खुद ही थे। वो चल नहीं पाई थी, डिजास्टर थी ऑल टाइम। उसके बाद अब ये उत्कर्ष शर्मा को दूसरी फिल्म में गदर प्रेम कथा कंटिन्यूज में ला रहे हैं, जिसको गदर 2 पार्ट नाम से रिलीज किया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया, जिसकी बुकिंग जो है एडवांस की कम से कम 5 करोड़ के लगभग हो चुकी है दोस्तों, और 1.5 लाख के करीब टिकट बिक चुके हैं। और उसका क्लैश होगा जेलर, साउथ की फिल्म जो रजनीकांत थलाइवा की है, और भोला शंकर, और सबसे बड़ी ओ माय गॉड 2 अक्षय कुमार की। चारों फिल्मों का क्लैश होना है दोस्तों। जेलर 10 तारीख को रिलीज हो रही है, बाकी तीनों फिल्में 11 तारीख को रिलीज हो रही हैं। दोस्तों, भारत में अच्छे निर्माता निर्देशकों में इनकी गिनती होती है। इनको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है बहुत बड़े लीजेंड से, जिनमें नाम है प्रमुख अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, रजनीकांत, सनी देओल, सलमान खान, जीनत अमान, शशि कपूर, श्रीदेवी, अक्षय कुमार, गोविंदा, मनीषा कोइराला, कैटरीना कैफ, अमरीश पुरी, प्रीति जिंटा, अमीषा पटेल, नसरीन शाह, जितेंद्र, बॉबी देओल, जया प्रदा और प्रियंका चोपड़ा आदि के साथ। दोस्तों, बचपन इनका मथुरा में बीता। उत्तर प्रदेश में इनके दादाजी पंडित दालचंद जोशी के नाम से जाने जाते थे, जो बहुत बड़े जाने पहचाने ज्योतिषी थे। इनके पास फिल्मी कलाकार दिवंगत गीता दत्त और के एन सिंह जैसे पुराने खलनायक आते थे भारतीय सिनेमा इतिहास के इनके घर पर। इनके पिता का नाम केसी शर्मा और मां का नाम बिमला शर्मा था, जिनके 4 बेटों में से एक थे अनिल शर्मा, और जिनका जन्म हुआ 7 मार्च 1957 को वेबसाइट के मुताबिक। इनके पिता केसी शर्मा बाद में फिल्म निर्माण से जुड़ गए थे और मुंबई शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि मथुरा में उन्हें वह फिल्मी माहौल नहीं मिल पा रहा था केसी शर्मा जी को, इसलिए वे मुंबई शिफ्ट कर गए थे। तब इन्होंने अनिल शर्मा जी ने वहीं के कॉलेज खालसा कॉलेज में एडमिशन लिया था बीएससी करने के लिए। पढ़ने में बहुत तेज थे अनिल शर्मा जी बचपन से ही। दोस्तों, अनिल शर्मा जी जब 4-5 साल के थे, मथुरा में रहते थे, तो इनके दादाजी से मिलने फिल्मी हस्तियां आती थी, जैसे कि मैंने बताया के एन सिंह और गीता दत्त जैसे फिल्मी कलाकार। तो आसपास लोगों की भीड़ लग जाती थी। अनिल शर्मा जी ने अपने कई इंटरव्यू में बताया कि वह बहुत रोमांचित होते थे इस चीज़ से, और उन्हें यह भी रोमांच करता था और अचंभा होता था, जिज्ञासा होती थी कि इतने बड़े लोग हमारे घर में कोई आ रहे हैं, जो हमारे घर के पास इतनी भीड़ लग रही है इनको देखने के लिए, आखिर ये बात है क्या। 4-5 साल की जिंदगी में ही, बचपन में ही अनिल शर्मा जी को ये एहसास हो गया था कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना है कि उनको देखने के लिए भीड़ जमा हो, और वो फिल्मी कलाकारों से काफ़ी प्रभावित हो गए थे जो उनके घर पर मिलने उनके दादाजी से आते थे। किंतु अनिल शर्मा जी को बचपन में वो माहौल नहीं मिला जो फिल्मी दुनिया की तरफ वो आकर्षित हो सकें, और उनके घर में रेडियो चलाने की भी मनाही थी और भजन कीर्तन ही 24 घंटे चला करते थे। धार्मिक ज्योतिषी होते हुए उनके दादाजी उन्हें भगवत गीता और रामचरितमानस और इस तरह के धार्मिक ग्रंथ सुनाया करते थे दोस्तों। और पंडित दालचंद जोशी जी अपने पोते अनिल शर्मा को भागवत गीता और ये धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की सलाह देते थे, जिसको अनिल शर्मा जी ने 13 साल की उम्र तक आते आते कंठस्थ कर लिया था दोस्तों। उनके दादाजी कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान में जाते थे तो वो वहाँ पर अपने पोते अनिल शर्मा जी को लेकर जाते थे, और घर में जब भी कोई मेहमान आता था तो वो उससे धार्मिक कथाएं सुनवाते थे ताकि वह धर्म की राह पर चल पड़ सके। 13-14 साल की उम्र तक आते आते अनिल शर्मा के अंदर का लेखक जो कहानियां सुनाते सुनाते परिपक्व होने लगा था, वह अपना समावेश भी कहानी में कर देते थे, और अक्सर वह अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कहानी सुनाते हुए मेहमानों को कर देते थे, और उनके स्टोरी टेलिंग का स्टाइल बहुत ज़्यादा दिन पर दिन निखरता चला गया। दिवंगत अभिनेत्री और गायिका गीता दत्त की बदौलत इनके पिता केसी शर्मा मुंबई आए और बाद में निर्माता के तौर में काफ़ी दिनों बाद कामयाब हुए। उनको लेकर आने का, मुंबई आने का श्रेय जाता है गीता दत्त जी को। केसी शर्मा जी मुंबई शिफ्ट कर गए थे।
दोस्तों इन्हीं दिनों 14-15 साल की उम्र में स्कूल से बंक मारकर इनको फिल्में देखने का चस्का भी लग गया। फिल्में देखते थे मगर ये विचार करते थे कि हीरो हीरोइन के मिलने के बाद या विलन के मरने के बाद भी तो कुछ होता होगा। ये कहानी की विवेचना करते थे और उसे कागज पर उतार लेते थे। इस तरह से इनके अंदर का लेखक जो है, राइटर, वो पैदा हो चुका था दोस्तों। घर आकर ये पूरी फिल्म देखने के बाद उसका सीक्वल, उसके आगे कहानी की कल्पना करके लिख लेते थे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को सुनाते थे। इन्होंने बचपन में अपने 14-15 साल की उम्र में यादों की बारात, बॉबी और अमर अकबर एंथोनी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सीक्वल भी लिख रखे थे। यह वक्त था जब वह स्कूली पढ़ाई कर रहे थे मथुरा से, और बाद में वह स्कूल करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मुंबई आ गए, जहां उनका परिवार खार में रहता था। उन्होंने बीएससी में एडमिशन लिया खालसा कॉलेज में मुंबई में ही, और वहां पर लड़कियों को प्रभावित करने के लिए इन्होंने अभिनेता और एक निर्देशक के तौर पर नाटकों में काम किया। जिस बिल्डिंग में ये रहते थे उन बिल्डिंग वालों के लिए भी इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया था दोस्तों, और उस प्रोग्राम को देखने के लिए उस वक्त के हास्य कलाकार केस्टो मुखर्जी और नरेंद्र शर्मा जी देखने आए थे। उस प्रोग्राम में इन्होंने एक नाटक लिखा था दोस्तों, जिसमें इन्होंने अभिनय और निर्देशन किया था। नाटक का नाम था एक विलन। किंतु तब तक भी इन्हें अभिनेता और निर्देशक का फर्क नहीं पता था। किसी के पूछने पे कि इस नाटक का निर्देशक कौन है, इन्होंने अपने एक दोस्त का नाम बता दिया था, क्योंकि इनके घर वाले तो चाहते नहीं थे कि ये फिल्मों की लाइन में जुड़े हैं। वो तो चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, इसलिए इनको बीएससी में एडमिशन कराया गया था खालसा कॉलेज में पुणे में। दोस्तों अनिल शर्मा के अंदर फिल्म मेकिंग की लालसा बढ़ती जा रही थी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर, क्योंकि उनके परिवार तो चाहते थे कि ये डॉक्टर बने, साइंस ली थी इसलिए इन्होंने। किंतु इन्होंने एक फिल्म देखी द पार्टी, उस पर आधारित इन्होंने एक नाटक बुरे फंसे लिखा और उसको इन्होंने पंडित नरेंद्र शर्मा जी को दिखाया। इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने कहा कि यह तो नाटक नहीं, किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने इनके पिता केसी शर्मा को बोला कि आपका लड़का फिल्म लाइन में अच्छा कामयाब हो सकता है। तो उनके कहने पर अनिल शर्मा जी ने अपने पिता से हिम्मत करके कहा कि वह एक कहानी बी.आर. चोपड़ा जी को सुनाना चाहते हैं, जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे बी.आर. चोपड़ा से, इनके पिता एक निर्माता के तौर पर। अगले ही दिन उनके पिता केसी शर्मा जी ने रजामंदी देते हुए उनको बी.आर. चोपड़ा जी से मिलवाया और ये कहा कि मेरा बेटा आपको एक कहानी सुनाना चाहता है। किंतु 2 दिन बाद का जब बी.आर. चोपड़ा जी ने टाइम दिया कि अपने बेटे को मेरे पास भेज देना स्टूडियो में, तो अनिल शर्मा जी के पास कहानी तो कोई थी नहीं। इन्होंने बी.आर. चोपड़ा जी की पुरानी 2-4 फिल्मों को तोड़ मरोड़ कर एक कहानी पेश कर दी, और कहानी सुनाने के बहाने के सामने ये बैठ गए। बी.आर. चोपड़ा जी को जब पूरी कहानी सुना दी तो इन्होंने कहा कि कहानी सुनाने का तो खाली बहाना था, वो तो आपके सहायक निर्देशक के रूप में काम करना चाहते हैं। अनिल शर्मा जी की चाहत को बी.आर. चोपड़ा जी ने मंजूर कर लिया और अपनी आगामी फिल्म पति पत्नी और वो में सहायक निर्देशक के रूप में अनुबंधित कर लिया, जिसमें संजीव कुमार और विद्या सिन्हा मुख्य कलाकार के रूप में थे। इस तरह से मात्र 19-20 साल की उम्र में ही अनिल शर्मा जी ने फिल्मी जगत में पदार्पण किया सहायक निर्देशक के तौर पर। फिल्म का नाम पति पत्नी और वो। इसके बाद लगभग 3 सालों तक बी.आर. चोपड़ा से वो जुड़े रहे। इसी बीच उन्होंने द बर्निंग ट्रेन और इंसाफ का तराजू भी सहायक निर्देशक के तौर पर फिल्में की। उसके बाद स्वतंत्र रूप से निर्माता निर्देशक के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए इन्होंने एक कहानी पर विचार किया, जो कि सत्यवान सावित्री की कहानी पर आधारित थी, धार्मिक कथा पर काफ़ी प्रचलित है, और इन्होंने उसको वुमन ओरिएंटेड फिल्म के रूप में सोचा। और राखी गुलजार को अनुबंधित करने के लिए ये वहाँ पहुंचे उनके घर पर। राखी गुलजार जी को कहानी सुनाने के बाद इन्होंने 1001 रुपये जो ये अपनी मौसी से उधार लेकर आए थे, वो साइनिंग अमाउंट के तौर पर दिया, और ये कहा कि फिलहाल मैं इससे ज़्यादा आपको पोजीशन मैं नहीं हूं कि मैं आपको पैसा दे सकूं पूरा, किंतु फिल्म के बाद मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। राखी गुलजार ने 1001 रुपये का साइनिंग अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और यह वक्त था अप्रैल 1981 का। फिल्म का नाम था श्रद्धांजलि। मुख्य नायिका के तौर पर राखी गुलजार और मुख्य विलन के तौर पर सुरेश ओबराय को अनुबंधित करने के बाद बड़े कलाकारों को ये अप्रोच नहीं कर पाए उनकी फीस की वजह से और अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से। इन्होंने जुलाई 1981 में फिल्म का निर्माण शुरू किया, निर्देशन शुरू किया अपने पिता के प्रोडक्शन निर्माता कंपनी में। फिल्म बहुत सरप्राइज तरह से हिट हो गई दोस्तों, और इनका कारवां चल पड़ा। उसके बाद इन्होंने 1983 में बनाई फिल्म बंधन कच्चे धागों का, जिसमें शशि कपूर, जीनत कुमार जैसे बड़े कलाकारों को इन्होंने लिया था। यह फिल्म भी सुपरहिट रही दोस्तों। उसके बाद इन्होंने 1987 में हुकूमत बनाई धर्मेंद्र के साथ, और वो फिल्म ब्लॉकबस्टर रही ऑल टाइम। यहीं से देओल परिवार के साथ इनका जुड़ाव होता चला गया। धर्मेंद्र इनके बहुत ही मनपसंद कलाकार थे। अगली फिल्म ऐलान जंग भी इन्होंने धर्मेंद्र के साथ बनाई। दोस्तों 3 फिल्में हैं, एक द बर्निंग ट्रेन एक लड़की भोली वाली थी, और दुश्मन देवता में इनको अभिनेता के रूप में भी क्रेडिट दिया जाता है अनिल शर्मा जी को। इन्होंने अभिनय भी किया था उन फिल्मों में। तो 1989 में धर्मेंद्र जी जब इनकी फिल्म में काम कर रहे थे ऐलान जंग में,
तो यह फिल्म के दौरान ही धर्मेंद्र जी की बहन का निधन हो गया था, किंतु उनकी पत्नी प्रकाश कौर ने निर्माता निर्देशक अनिल शर्मा जी को कहा कि वो फिल्म खत्म होने के बाद ही इनको बताएं। तो धर्मेंद्र जी को बाद में पता चला कि उनकी बहन का देहांत हो गया है। और यह फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान और जादूगर के बीच में, और अप्रत्याशित रूप से वह दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई थी और यह फिल्म सुपर डुपर हिट रही थी ऐलान जंग। अपनी लगातार सफलताओं के वशीभूत होकर अनिल शर्मा जी ने फरिश्ते नाम से एक फिल्म बनाई जिसमें मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, श्रीदेवी और सुपरस्टार साउथ के रजनीकांत, और वह फिल्म भी काफ़ी ज़बरदस्त हिट रही। इसके बाद इन्होंने अपनी एक बहुचर्चित फिल्म तहलका का निर्माण किया जिसमें ये रजनीकांत को लेना चाहते थे, मगर काफ़ी फेरबदल के बाद स्टार कास्ट नसीरुद्दीन शाह, जावेद जाफरी, आदित्य पंचोली, धर्मेंद्र आदि तय हुए। मुकेश खन्ना को रोल दिया गया रजनीकांत वाला। रजनीकांत जी किसी वजह से वो काम नहीं कर पाए इस फिल्म में, बाकी नसीर वाला रोल भी पहले ऑफर हुआ था सनी देओल को, किंतु किसी कारणवश वह काम नहीं कर पाए और इसमें जावेद जाफरी वाला रोल पहले ऑफर हुआ था शक्ति कपूर जी को, किंतु वे काम ना कर सके। और आदित्य पंचोली ने जो किरदार निभाया वह पहले ऑफर हुआ था संजय दत्त को, किंतु अब उन्हें अपना रोल थोड़ा छोटा लगा। तहलका फिल्म को हिंदी फिल्म इतिहास की पहली सर्जिकल स्ट्राइक वाली फिल्म भी कहा जाता है और ये उस साल बॉक्स ऑफिस पर 5वें नंबर पर थी पैसा कमाने में। तहलका की शूटिंग के दौरान ही इन्होंने अपनी पसंदीदा हीरोइन जया प्रदा को माँ फिल्म में जितेंद्र के साथ निर्माण के लिए अनुबंधित कर लिया था दोस्तों। माँ फिल्म का निर्माण हुआ। उसके अलावा इन्हीं दिनों इन्होंने डेथ विश का रीमेक बनाने की सोची, जो किस्सा डेथ विश से भी जुड़ा हुआ है। हॉलीवुड की एक बहुत ही बहुचर्चित और सफलतम फिल्मों में से एक डेथ विश है जिसकी कई पार्ट आ चुके हैं और चार्ल्स ब्रॉन्सन उसमें हीरो हैं। वो स्क्रिप्ट इनको बहुत पसंद आ गई थी, तो ये निर्देशक, निर्माता और लेखक के रूप में स्थापित हो चुके थे। इन्होंने एक कहानी सुनाई कई हीरो की डेट लेने के लिए, किंतु कोई हीरो बल्क में डेट देने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने उस कैरेक्टर को चेंज करके जेंट्स की जगह लेडी कर दिया। और कहानी में चेंज करने के बाद इन्होंने हेमा मालिनी से बात करी, वो तैयार हो गई थी, बल्कि वो इसको निर्माण भी करना चाहती, किंतु बाद में उन्होंने एक साथ इतनी डेट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अनिल शर्मा जी ने स्मिता पाटिल जी से संपर्क किया तो उन्होंने इस कहानी में दिलचस्पी दिखाई, मगर एक हफ्ता पहले फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखकर अनिल शर्मा को अपनी असमर्थता जताई कि वह इस फिल्म में काम नहीं कर पाएगी। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से अनिल शर्मा जी बहुत ज़्यादा स्तब्ध रह गए और उन्होंने एक हफ्ते बाद देखा कि उनकी ये फिल्म चिंगारियाँ नाम से जो अनाउंस की गई थी, उसके एक हफ्ते बाद ही शूटिंग से पहले पीआर चोपड़ा ने आज की आवाज़ फिल्म घोषणा कर दी, जो कि डेथ विश पे आधारित थी, राज बब्बर और स्मिता पाटिल को लेकर। उसके बाद अनिल शर्मा जी का दिल टूट गया। इन्होंने अनीता राज को मुख्य नायिका के तौर पर बनाई, उसका नाम बदल के इन्होंने किया फैसला मैं करूंगी। बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर साबित हुई, जबकि आज की आवाज़ पीआर चोपड़ा की बनाई फिल्म वह बहुत अच्छी सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो जब इनकी फिल्म तहलका आई थी, ब्लॉकबस्टर थी वो भी, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिनों के लिए निर्माण और निर्देशन से हाथ खींच लिए थे। ये एक लॉस एंजलिस में जो एक यूनिवर्सल स्टूडियो है उसकी तरह कुछ खोलना चाहते थे, मगर वो इनकी इच्छा पूरी ना हो सकी। फिर ये अपने वापस लौट गए। इन्होंने फिर उसके बाद महाराजा फिल्म बनाई गोविंदा मनीषा कोइराला को लेकर, किंतु इनका ये सपना था कि यूनिवर्सल स्टूडियो जो लॉस एंजलिस में है उसकी तरह एक स्टूडियो इंडिया में खोली जाए, वो इनका सपना पूरा नहीं हो पाया दोस्तों। इसलिए इन्होंने कुछ सालों के लिए ब्रेक लिया था फिल्म मेकिंग से, किंतु अंत में महाराजा के द्वारा इन्होंने कम बैक किया दोस्तों। फिर इनकी सबसे ज़्यादा प्रचलित फिल्म गदर एक प्रेम कथा सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी के साथ रिलीज हुई और उस फिल्म ने इतिहास रच दिया 2001 में, और ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। इसने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर दिए, जिसमें कि इसकी टिकट की बिक्री 10 करोड़ की हुई, जो कि आज तक एक कीर्तिमान है हिंदी सिनेमा इतिहास में। इस फिल्म ने उस साल सबसे ज़्यादा कमाई की और लगान जैसी फिल्म को भी छोड़ दिया, जो कि वो भी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। और गदर एक प्रेम कथा ने हिंदी सिनेमा इतिहास में ऐसे इतिहास रच दिए जिसका आज भी कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। तो गदर एक प्रेम कथा के द्वारा इतिहास रचने के बाद टॉप 10 ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गदर को आज भी शामिल किया जाता है 21वीं शताब्दी की फिल्मों में, और यह रिकॉर्ड आज भी कायम है उसके नाम। इनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जिसमें स्टार थे सनी देओल, प्रीति जिंटा और छोटे से रोल के लिए प्रियंका चोपड़ा भी थी। इसमें प्रियंका चोपड़ा के लिए यह पहली हिंदी ब्रेक फिल्म थी दोस्तों। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी भारत और पाकिस्तान के बीच में जासूसी और एक दूसरे के ऊपर आतंकवादी गतिविधियां करने के आधार पर,
और ये फिल्म उस वक्त साल की तीसरी बड़ी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई थी। और बाकी फिल्म उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाई थी जितना उम्मीद की थी अनिल शर्मा जी ने, क्योंकि उस वक्त तक हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे महंगी फिल्म थी ये। जब ये रिलीज हुई थी तो ये सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। इसका बजट बहुत ज़्यादा था, बहुत बड़े स्केल पर इस फिल्म को बनाया गया था। उसके बाद इन्होंने बनाई अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल और अक्षय कुमार को लेकर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अभिनेत्री दिव्या खोसला कुमार को इसके साथ ब्रेक मिला था दोस्तों हिंदी फिल्मों में, और यह फिल्म भी देशभक्ति की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। फिर इनकी अगली फिल्म आई अपने 2007 में, जिसमें कि पूरा देओल परिवार था, सनी देओल, धर्मेंद्र जी और बॉबी देओल। फिल्म को काफ़ी सराहना मिली और इसके अंदर परिवार के सिद्धांत मूल्यों की रक्षा के लिए जिस तरह से नायक खड़ा होता है उसकी काफ़ी सराहना की गई दोस्तों। बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और ये पहली फिल्म बनी देओल परिवार की जिसमें तीनों साथी थे, धर्मेंद्र, बॉबी देओल और सनी देओल। फिर इन्होंने एक फिल्म बनाई 2010 में जिसका नाम था वीर, और इसमें कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, सलमान खान, जैकी श्रॉफ और न्यू कमर जरीन खान, जिनकी ये डेब्यू फिल्म थी हीरोइन के तौर पर। दोस्तों इसमें पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश काल में राजपूतों द्वारा अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करना, और फिल्म ठीक ठाक ही रही थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। इसके बाद इन्होंने अगली फिल्म बनाई सिंह साब द ग्रेट। ये इसमें मुख्य कलाकार सनी देओल और प्रकाश राज, और न्यू कमर थी उर्वशी रौतेला। इसमें भ्रष्टाचार और सिस्टम में जो करप्शन है उसके खिलाफ लड़ाई दिखाई थी सनी देओल की, और बदले की भावना की बजाय इसमें बदलाव की प्रवृत्ति को दिखाया था। और यह फिल्म उर्वशी रौतेला की हिंदी डेब्यू फिल्म थी। फिर उसके बाद इन्होंने 2018 में जीनियस फिल्म से अपने बेटे को लॉन्च किया, उत्कर्ष शर्मा को, जो कि बाल कलाकार के रूप में गदर में जीते का पात्र निभा चुके थे, सनी देओल और मीरा पटेल के रूप में, के बेटे के रूप में। दोस्तों नायक के तौर पे उत्कर्ष शर्मा की डेब्यू फिल्म थी, और उसके साथ साथ इस फिल्म की नायिका इशिता चौहान भी इस फिल्म से डेब्यू कर रही थी। बाकी अन्य कलाकारों में दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। फिल्म ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। दोस्तों इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसकी पूरी फिल्म की शूटिंग लगभग मथुरा में की गई थी, और ये उनका अपना होम टाउन था। पहली बार अपने कैरियर में इन्होंने मथुरा में शूटिंग की थी दोस्तों। इस फिल्म के डिजास्टर होने का कारण था इस फिल्म में हद दर्जे से ज़्यादा निम्नतम अभिनय नायक नायिका का, बाकी कलाकारों का, और कहानी बहुत ही कमज़ोर साबित हुई, जो कि समीक्षकों ने और दर्शकों ने इसे एक स्वर से नकार दिया। बॉलीवुड हंगामा जो फिल्मों की समीक्षा के लिए विख्यात है, उसने मात्र इसे 5 में से 1 की रेटिंग दी थी दोस्तों। और उन्होंने समीक्षा में ये लिखा था कि जीनियस इज एन एक्सट्रीमली पुअर एंड सेंसलेस फेयर। दोस्तों फिर इसको रौनक कोटेजा ने भी, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के द टाइम्स ऑफ इंडिया के समीक्षक हैं, उन्होंने भी मात्र 2 स्टार दिए थे 5 में से। सबसे खराब रेटिंग मिली द इंडियन एक्सप्रेस से, जिन्होंने इन्हें 0 स्टार दिए 5 में से, और इसको बहुत ही कमज़ोर और अनावश्यक फिल्म बताया। दोस्तों अगर इनकी फिल्मोग्राफी पर नज़र डालें तो ज़्यादातर फिल्मों में निर्माता, निर्देशक और लेखन का जिम्मा इन्होंने संभाला है। इनकी पहली फिल्म 1981 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम श्रद्धांजलि था, जैसा मैंने पहले बताया है। फिर इनकी फिल्म आई 1983 में बंधन कच्चे धागों का, जिसमें ये लेखक, निर्माता, निर्देशक थे। फिर फिल्म आई 1987 में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुकूमत, जिसमें ये लेखक, निर्माता, निर्देशक थे। फिर इनकी 1989 में आई फिल्म ऐलान जंग, निर्माता, निर्देशक, लेखक के रूप में। फिर इनकी फिल्म आई फरिश्ते, सन था 1991 में। इसके निर्माता ये नहीं थे, इनमें इन्होंने लेखक और एक निर्देशक के तौर पर काम किया था। विनोद खन्ना, धर्मेंद्र को लेकर फिल्म बनी थी दोस्तों। 1992 में इनकी 2 फिल्में आई थी दोस्तों। ऑल टाइम हिट सुपरहिट फिल्म तहलका, जिसमें धर्मेंद्र, नसरीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी आदि थे। इसमें ये निर्माता, निर्देशक और लेखक थे। फिर इनकी फिल्म 1992 में ही आई निर्माता के तौर पर। फिल्म का नाम था माँ, जिसमें मुख्य कलाकार थे जितेंद्र और जयप्रदा, निर्देशक थे अजय कश्यप। फिर निर्माता के तौर पर इनकी 2 फिल्में आई 1995 में। पहली फिल्म थी फैसला मैं करूंगी, अनीता राज और शशि कपूर, और दूसरी फिल्म थी पुलिस वाला गुंडा, जिसमें धर्मेंद्र मुख्य हीरो में शामिल थे। फिर दोस्तों 1998 में महाराजा फिल्म बनाई गोविंदा और मनीषा कोइराला को लेकर, जिसके खाली निर्देशक थे। फिर उसके बाद इनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई ऑल टाइम। 2001 में
गदर एक प्रेम कथा जिसके ये खाली निर्देशक थे। फिर निर्देशक के तौर पर इनकी फिल्म आई द हीरो लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई 2003 में सनी देओल और प्रियंका चोपड़ा और प्रीति जिंटा को लेकर, जिसके खाली ये निर्देशक थे। 2004 में आई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अक्षय कुमार अमिताभ बच्चन को लेकर, जिसके खाली ये निर्माता और निर्देशक थे। देओल परिवार के लोग इन्होंने फिल्म बनाई थी 2007 में अपने, जिसके मात्र निर्देशक थे। 2010 में बनाई वीर सलमान खान मिथुन चक्रवर्ती जैकी श्रॉफ को लेके, जरीन खान के थ्रू डेब्यू हुआ था उनका हिंदी फिल्मों में, जिसके निर्देशक थे। फिर इनकी फिल्म आई जिसमें निर्माता निर्देशक थे। फिल्म का नाम था सिंह साब द ग्रेट 2013 में, जिसमें सनी देओल उर्वी शेरतवाला की डेब्यू फिल्म और प्रकाश राज विलन के रूप में थे। दोस्तों 2018 में सुपर डुपर डिजास्टर रहने वाली फिल्म जीनियस के निर्माता निर्देशक और लेखक थे, जिसके थ्रू इन्होंने अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को डेब्यू कराया था हिंदी फिल्मों में, जो इनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी। अब ये निर्देशक बने हैं गदर एक प्रेम कथा कंटिन्यूस के, जो कि 11 अगस्त को सभी सिनेमा घर में ऑल ओवर इंडिया रिलीज होने जा रही है। दोस्तों विकिपीडिया के मुताबिक तो इनका जन्म 1960 में हुआ था, मगर IMDb पर मैं देख पा रहा हूँ इनका जन्म दिन बताया गया 7 मार्च 1955 में। दोस्तों इनके अवार्ड और नॉमिनेशन के बारे में विकिपीडिया में तो जानकारी नहीं है, लेकिन IMDb पे देखा मैंने 5 नॉमिनेशन दिखाए हैं दोस्तों। गदर एक प्रेम कथा के लिए इनको नॉमिनेशन मिले थे दोस्तों। फिल्म अवार्ड का नाम था आईफा अवार्ड ऑफ द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी 2002 में गदर एक प्रेम कथा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था पॉपुलर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर गदर एक प्रेम कथा। इसके अलावा गदर एक प्रेम कथा को फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। इसी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था दोस्तों। चौथा नॉमिनेशन मिला था अनिल शर्मा जी को बेस्ट डायरेक्टर के लिए। फिल्म का नाम वही गदर एक प्रेम कथा स्क्रीन अवार्ड। फिर इनको 5वां और अंतिम नॉमिनेशन मिला था अपनी जिंदगी का जी सिने अवार्ड 2002 में पॉपुलर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर गदर एक प्रेम कथा के लिए, किंतु 5 में से कोई अवार्ड ये जीत नहीं पाए थे दोस्तों। बहुत दुख की बात है दोस्तों। IMDb के मुताबिक शादी इनकी हुई थी 20 फरवरी 1992 में और 2 बच्चे हैं इनके, जिनमें उत्कर्ष शर्मा की यह दूसरी फिल्म है गदर प्रेम कथा कंटिन्यूस। इसके अलावा दोस्तों IMDb पर एक जानकारी और भी मिलती है पाठकों की त्रिव्या के हिसाब से, जो उसमें टिप्पणी आई हैं। जावेद जाफरी को लेकर ये एक फिल्म का निर्माण करना चाह रहे थे, जिसमें जावेद जाफरी मुख्य नायक के तौर पर और निर्देशक के तौर में काम करने चाह रहे थे। फिल्म का नाम था ब्रेक डांसर और यह फिल्म डब्बे में चलेगी ठंडे बस्ते में। दोस्तों 2014 की एक फिल्म जो है सुलेमानी किला के नाम से आई थी, जो सामने आप पोस्टर देख पा रहे हैं, उसमें भी इन्होंने अनिल शर्मा का खुद का ही रोल निभाया था IMDb के मुताबिक। के अलावा अभिनेता के तौर पे इन्होंने एक टीवी सीरीज आई थी 6 एपिसोड की, उसमें एक एपिसोड में काम किया था। 2018 में आई थी, कम पॉपुलर थी। सीरीज का नाम था प्लेनेट एक्स टीवी सीरीज। उसके अलावा दोस्तों अभिनेता के तौर पर 5वां रोल इनका दिखाया सबसे पुराना 1973 की हिट फिल्म कहानी किस्मत की में, जो कि धर्मेंद्र और रेखा की ज़बरदस्त हिट फिल्म रही है अपने टाइम की, और इसमें इनको बाकायदा क्रेडिट दिया गया। IMDb मैंने कास्ट क्यों देखो, उसमें इनका कास्ट में नाम लिखा हुआ अनिल शर्मा। दोस्तों इस तरह से पर्दे पर अभिनेता के रूप में ये 6 बार नजर आए हैं, एक प्लेनेट एक्स सीरीज में एक एपिसोड में, और फिर सुलेमानी कीड़ा में खुद के रोल में, फिर फिल्म कहानी किस्मत की, द बर्निंग ट्रेन, लड़की भोली भाली, और बाद में ये नजर आए फिल्म दुश्मन देवता में। इसके अलावा दोस्तों OTT में भी इन्होंने अपनी फिल्म जीनियस के डिजास्टर होने के बाद 2019 में इन्होंने उल्लू ऐप के लिए एक वेब सीरीज में 4 एपिसोड का डायरेक्शन किया था, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उल्लू ऐप पे आया था दोस्तों, सीरियल का नाम था जूली। इसी के साथ दोस्तों इस लंबी वीडियो को विराम देने का वक्त आ गया। अनिल शर्मा जी के बारे में निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और टीवी और फिल्मी दुनिया की मैं सारी जानकारी दे चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैंने विकिपीडिया, IMDb और वेबसाइट और कुछ यूट्यूब चैनल से हेल्प ली है। बाकी उनका मैं आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।